अब पीछे से ये अहकामात आए हैं और ये नया जो अब प्लान है, नया टारगेट कोई सहाफ़ी भी हो सकता है, कोई ऑपोजिट सियासतदान भी हो सकता है, जिसमें एक सोचे समझे प्लान के थ्रू जो है वो ठक करके अटैक होता है। लेकिन इनके अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई कि आज तक कोई एक सबूत ही ला के मेरे सामने दिखा दे। आप इतने बड़े फन्ने खान बनते हैं, इतने बड़े बड़े आप तज्जियाकार बनते हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लाइन ला के रखे मेरे सामने सबूत, जगह बताएं, मैं खुद पहुंचूंगा वहां पर, कैमरा ऑन रखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 10 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है और इतना टाइम गुजारने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, एक थॉट प्रोसेस को बेचने के लिए, एक नज़रिए को हराने के लिए और अपना नज़रिया बिठाने के लिए। और ये तमाम जमातें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक सियासी जमात को इसके ऊपर बड़ा अबूर हासिल है, मुझे मानना पड़ेगा। और मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये एक सोचे समझे प्लान के तहत, एक स्कीम के तहत अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंस्टॉल करती है लोगों के दिमागों में। और एक नज़रिया अगर जहाँ पे डिसाइड हो जाए ना कि अब हमने ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ नैरेटिव को हमने बेचना है और ये लोगों के दिमागों के अंदर हमने पहुँचाना है, तो इनको ये कार्रवाई बड़ी अच्छी तरह आती है, मुझे मानना पड़ेगा इस बात को। लेकिन मसला ये है कि हम जैसे लोग जो इनके नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं या इनके नज़रिए के साथ आके खड़े नहीं होते, हम इनकी ये चालें पहचान लेते हैं और हमें ये समझ आ जाती है कि अब ये बेचने क्या लगे हैं। अच्छा, वो चूँकि इतनी देर हो चुकी है, मैं इसकी एग्जांपल आपको क्रिकेट के हवाले से दे देता हूँ। क्रिकेट के अंदर ये कहा जाता है कि अगर एक बैट्समैन मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा खेलता हो, सचिन तेंदुलकर ही बेशक क्यों ना हो या और भी कोई अच्छे अच्छे बैट्समैन हो, वो बेशक बड़े फॉर्म के बैट्समैन हो, बड़ा अच्छा खेल रहे हों, लेकिन जब कोई नया बॉलर सामने आता है ना, तो उसको समझने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। और अगर वो बॉलर अच्छा हो तो फिर टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो अक्सर औकात जो नए लड़के होते हैं वो अपनी पहली, दूसरी या तीसरी सीरीज़ के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जिस तरह वो आपस में खेलते हैं मुखालिफ बैट्समैनों के ख़िलाफ़, वैसे वैसे वो बैट्समैन जो है फिर उनको समझना शुरू हो जाते हैं कि इसकी ये वाली बॉल अच्छी है, ये वाली बॉल करा सकता है और वो वाली बॉल नहीं करा सकता, समझना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह कई ऐसे बॉलर हैं, अगर आप उनकी तारीख उठा के देखें कि वो शुरू में बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वो जो चमक दमक है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक सियासी जमात जो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक ज़माने में जो कुछ किया करती थी, पहले तो सारी बात लोगों को समझ नहीं आती थी, हमें भी समझ नहीं आती थी, हम भी कहते थे कि यार अच्छा ठीक है, सही काम चल रहा है। लेकिन अब इतनी देर हो गई है, इतने पुराने वो तरीक़ाकार हैं कि खुद ब खुद समझ आ जाती है कि अच्छा ये बेचा जा रहा है और ये कमाल हो रहा है। तो इनके फिर कुछ मखसूस ऐसे अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हों, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हों या यूट्यूबर्स हों, अपने मतलब वो जो बंदे हैं ना, अपनी वो जो कैबिनेट बनी हुई है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वो बता देती है कि अच्छा तो अब पीछे से ये अहकामात आए हैं और ये नया जो अब प्लान है वो ये है या नया टारगेट ये है। अब वो नया टारगेट कोई सहाफ़ी भी हो सकता है, वो नया टारगेट जो है वो कोई ऑपोजिट सियासतदान भी हो सकता है, जिसमें एक सोचे समझे प्लान के थ्रू जो है वो ठक करके अटैक होता है। अच्छा, वो अटैक ट्विटर से भी होता है, वो अटैक फेसबुक से भी होता है, वो अटैक यूट्यूब से भी होता है, और कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक आता है। और तब पता लग जाता है कि एक्चुअली ये डोरियां कहां से चली हैं। 1 मिनट में पता लग जाता, मुझे तो पता लग जाता बड़े आराम से, बड़ी आसानी से। मैं तो उनमें से 2-3 जो इनके तोते हैं ना, जब वो बोलते हैं तो मुझे समझ आ जाती है अच्छा ये वहाँ से बेसिकली चाल चली जा रही है।
तो मैं पिछले चंद दिनों से एक ऑब्जर्व कर रहा था, एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ मुतहरिक हुआ है, कुछ एक्टिव हुआ है और उसने चंद फैसले देना बंद कर दिए हैं जो पसंद नहीं आ रहे, और जिस तरह आने चाहिए थे फैसले वो नहीं आ रहे। अभी ये मैं सोच ही रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मैंने कहा यार ये तो फिर टारगेट के ऊपर आने वाले हैं अभी, और ठक करके बमबारी होगी इधर। हमें पता लग जाता है ना, वो जिस तरह इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता लग जाता है बमबारी होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई प्रोग्राम करता हूँ या मैं कोई अपना वीलॉग कोई ऐसा करूँ या अपना प्रोग्राम कोई ऐसा करूँ, तो मैं मेंटली तैयार होता हूँ कि लो जी अब 24 घंटे 48 घंटे जो है ना वो बमबारी का टाइम आ गया है, अब बमबारी होगी। तो हम उसके लिए मेंटली तैयार होते हैं, हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, जारी बात है, हमने तो इसी फील्ड में रहना, हमने छोड़ना तो है नहीं। तो बात शुरू हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उमर चीमा साहब की ये जो ट्वीट है ये मैंने टाइमलाइन के ऊपर पढ़ी, और जो मेरे शक शुबात थे वो बिल्कुल उन्होंने भी वही बात की कि लो जनाब होशियार बाश, तैयारी पकड़ लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बमबारी का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद इनके जो तोते हैं जो हर दफ़ा वो उसी कोऑर्डिनेटेड अटैक में आते हैं। आपको पता है ना, जब वो जंग होती है तो फिर जंग के अंदर जो है वो आपके पास जितनी फोर्सेस होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके अटैक करती हैं। मतलब पहले हवाई जहाज़, बड़ी आपकी जो फ़िज़ाइया होती है, आप उसको कहते हैं कि जनाब आपने वो फ़लाँ जगह पे जाके बमबारी करनी है। जो आपकी ज़मीनी फ़ौज होती है आप उसको भी कहते हैं कि जनाब फ़लाँ जगह तक आपने पहुंचना है, यहाँ पे टारगेट है आपका। उसके बाद जो आपकी बहरी फ़ौज होती है, जो उसके अंदर जो जहाज़ होते हैं समंदर के, आप उनको भी बताते हैं कि जनाब ये फ़लाँ पोर्ट के ऊपर जो है आपने पहुँचना है। तो कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। तो पिछले चंद दिनों से अब मैंने एक वो सिलसिला देखा है कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अभी तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, मैं आपकी खबर नहीं शेयर कर रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन में अभी तक ये अटैक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मामला यहां तक रुकेगा नहीं, और इससे पहले हल्की फुल्की चिंगारियां जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर भी जो हैं वो बरसना शुरू हो चुकी हैं। इनके चंद अकाउंट्स की जानिब से ये कहा गया, पहले ये शोशा छोड़ा गया कि जनाब ये तो नून लीग की सिफारिश पे आए हैं, ये तो नवाज शरीफ की सिफारिश पे आए हैं। वो खैर मैं अपने वीलॉग के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने तो ये ख़त भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि एक्चुअली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको लगाने वाले खुद इमरान खान साहब हैं। इनका नाम भी उन्होंने तजवीज़ किया था और फिर उन्हीं की वजह से ये लग भी गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये जो बातें हैं ना पर्सनल मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, ये एक सोचे समझे प्लान के तहत अब उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो रहे हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद ऐसे फैसले दे दिए। सबसे पहले सेनेट के अंदर जो है वो खुफिया राय शुमारी के ऊपर जो है उन्होंने अपना स्टांस दिया। जाहिर बात है कानून और आइन के मुताबिक तो वही देना था, ये बात नहीं पसंद आई। डस्का NA 75 के अंदर जब ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसके बाद रात को 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया। जब वो नोटिस लिया और उसकी हेयरिंग शुरू हुई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई वो भी खिलाफ जाती थी। जब वो खिलाफ जाती थी और सब कुछ वो धुंध ख़त्म होने के बाद जब दिन दिहाड़े सब कुछ नज़र आया तो फिर पता लगा कि यार वाकई कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो उसके बाद जो है वो उन इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया, ज़्यादती हो गई। तो NA 75 के लिए फिर दोबारा इलेक्शन के लिए डेट दे दी गई, ज़्यादती हो गई। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई गई। उस एप्लीकेशन का फ़ैसला आ गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, ज़्यादती हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी यहाँ पे उसका काम रुका नहीं है, ये काम अभी और भी आगे चलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात जो इनके तोते चीखें मार रहे हैं वो ये है कि जनाब देखें वीडियो सामने मौजूद है लेकिन आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। वीडियो सामने मौजूद है,
आप देख सकते हैं लेकिन आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अच्छा, मैं बड़ा हैरान इस बात के ऊपर हुआ कि आपको ये वीडियो तो नजर आ रही है, लेकिन जब पीटीवी के ऊपर हमला हुआ था और आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान वो जो एक फोन कॉल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने पीटीवी पे होने वाले हमले को कहा था अच्छा है, वो सुनाई नहीं दी थी आपको? उसके ऊपर तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर उसके ऊपर एक्शन हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो किधर जाती? लेकिन उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हाँ जनाब एविडेंस तो वो भी था और उसके अंदर तो आवाज भी क्लियर कट नजर आ रही है। यहां पे तो इस वीडियो के अंदर तो यूसुफ रजा गिलानी नहीं नजर आ रहे, उनके सिर्फ बेटे नजर आ रहे हैं। वहां पे तो इमरान खान साहब की अपनी आवाज सुनाई दे रही है, आरिफ अलवी साहब की अपनी आवाज सुनाई दे रही है। तो उसके ऊपर नहीं जाके आप कहते कि जनाब एविडेंस तो वो भी मौजूद था। नहीं, उसके ऊपर थोड़ी बात करनी, उसके ऊपर नहीं बात करनी। असल बात यह है कि ये कहते हैं कि फैसला वो दो जो हम कह रहे हैं, और अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी मिट्टी किस तरह पलीद करनी है ये हम तुम्हें बताएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया तो जाहिर बात है मादर पिदर आजाद है ना। यहां पे तो आप जिसकी मर्जी चाहे क्लास लेना शुरू कर दें, जिस पे मर्जी चाहे जो मर्जी इल्जामात लगा दें। मेरे ऊपर इन्होंने पता नहीं कितनी दफा ये इल्जामात लगाए, जनाब ये फलां व्हाट्सएप ग्रुप में है तो फलां व्हाट्सएप ग्रुप में है, लेकिन इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि आज तक कोई एक सबूत ही ला के मेरे सामने दिखा दे कि जनाब ये रहा सबूत, ये देखें मंसूर अली खान साहब आप ये फलां व्हाट्सएप ग्रुप में और यहां से आप हिदायत लेते रहे हैं। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई। अब मैं आज भी कहता हूं, करें अखलाकी जुर्रत करें। आप इतने बड़े फन्ने खान बनते हैं, इतने बड़े बड़े आप तज्जियाकार बनते हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लाइन ला के रखें मेरे सामने सबूत। कहां आना है, कब आना है, मैं चैलेंज करता हूं। बोले, जगह बताएं, मैं खुद पहुंचूंगा वहां पे। कैमरा ऑन रखना, लोगों के सामने कैमरा ऑन रखना और कहना कि ये जनाब मंसूर अली खान साहब ये है वो सबूत कि आप एक फलां व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं और वहां से आप हिदायत लेते हैं, ये रहे सबूत। और अगर आपने ये कर दिया, अगर आपने ये कर दिया, आप भी कैमरा ऑन रखिएगा और मैं भी कैमरा ऑन रखूंगा और पब्लिक के सामने दिखाएंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, इनको शर्म नहीं आएगी, ये इसी तरह बैठ के तोतों की तरह जो है वो इल्जामात लगाते रहेंगे। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि अब इनका अगला हदफ जो है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके हक में फैसले ना दिए और इसी तरह आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते रहे, तो फिर इनकी भी सोशल मीडिया के ऊपर खैर नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हर किस्म का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, लेकिन अभी तक उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो किताब के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही दिए हैं। लेकिन मेरा फर्ज था कि अपने इस वीलॉग के जरिए आपको यह बता दूं कि जब भी इस तरह का अटैक होता है तो उठा के देख लीजिएगा, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। सारे एक ही बोली बोलेंगे और सारे एक ही नुक्ते उठाएंगे और इसी तरह ये पाकिस्तान आगे चल रहा है। लेकिन खैर, हम इनके बारे में इनकी चालें आप तक एक्सपोज करते रहेंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।